नमस्कार, मैं श्रेया दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं अपडू उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने सरकार द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर किए गए इंतजामों का जायजा लिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग और श्रद्धालुजन काफी उत्साहित भी दिखे। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी ली। मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों से फीडबैक भी लिया। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से संतुष्ट श्रद्धालु काफी संतुष्ट दिखे। चार जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर हमने कुल 834 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, तो कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके साथ पोस्टल बैलेट के लिए 334 टेबल रखे गए हैं। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है, उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक एआरओ के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। सभी जनपदों में ट्रेनिंग का कार्यवाही भी गतिमान है और रैंडमाइजेशन का कार्यवाही भी गतिमान है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पानी, बिजली और आवश्यक जो इंटरनेट सुविधा होती है उसकी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। चारधाम यात्रा में राज्य सरकार द्वारा यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते यमुनोत्री धाम के लिए हेलीपैड बनाने की भी जगह मिल गई है। इस बात को लेकर योकाडा के सीईओ व अपर सचिव श्री रविशंकर ने कहा कि यमुनोत्री धाम के पास ही पर्यटन विभाग ने रोपवे निर्माण के लिए वन विभाग से भूमि अपने नाम भी करा ली है, जिसमें एक जगह पर हेलीपैड बनाने के लिए जगह मिल गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां पर हेलीपैड बनाना शुरू हो गया है और हमारा प्रयास है कि सितंबर माह से वहां पर हेली सेवाएं शुरू कर दी जाएं। जो यमुनोत्री धाम में जो है केवल एकमात्र धाम जहाँ पे हेलीपैड आसपास में नहीं है, वो दूर में करीब 5 किलोमीटर दूर पर जो है करसाली आदि में जो है हेलीपैड्स है। तो वहाँ पैदल या डोली खच्चरों में जाने का स्थिति थी। तो ये कई वर्षों से ये प्रयास कर रहे थे कि हम लोग जो है वहाँ यमुनोत्री धाम के आसपास 100-200 मीटर की दूरी पर पता करना है करके, बट मिल नहीं पा रहा था अभी तक। इस साल जो है एक उस पर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये रहा है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से जो रोपवे का जो है निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, तो कुछ भूमि जो है उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अपने नाम पे ट्रांसफ़र किया हुआ है। उस पे एक पॉइंट में जो है हेलीपैड बनाने के लिए भी जो है उचित जगह मिल गया है। तो उस जगह में जो है हेलीपैड निर्माण का कार्रवाई ऑलरेडी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने शुरू कर दिया है। तो बहुत शीघ्र उसका निर्माण समाप्त होएगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इसी यात्रा काल में ही उसका खोलने का प्रयास है। तो इन केस अगर निर्माण समय पे कंप्लीट हो जाता है, प्रॉबली सितंबर एंड में हम लोग जो है वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस बार शुरू हो जाए। नेक्स्ट ईयर से जो है हम लोग जैसे केदारनाथ में शटल सेवाएं हो रहा है, उसी प्रकार का शटल सेवाएं भी विचार कर। उत्तराखंड की सबसे पुरानी अल्मोड़ा नगर पालिका में मतदाता सूची को लेकर विवादों के घेरे में है। आगामी निकाय चुनाव को लेकर बीते दिनों में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची जारी की थी, जिसमें अल्मोड़ा नगर पालिका में लगभग 2000 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। लेकिन मतदाता सूची को लेकर जन प्रतिनिधियों द्वारा विरोध दर्ज किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को पुनः निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए, जिसके फलस्वरूप अल्मोड़ा नगर पालिका के 13 वार्डों में मतदाता सूची की जांच की गई, जिसके बाद जिला प्रशासन ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया था। इस दौरान कई वार्डों में लोगों की आपत्ति दर्ज की गई, जिसमें कई मतदाताओं के 1 से अधिक वार्डों दर्ज हैं और कई के नाम गलत हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने वार्डों पर जाकर मौका मुआयना किया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान कई वार्डों
में आपत्ति सही पाई गई, जिस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं मतदाता का कहना है कि कई वर्षों से हम यहां निवास कर रहे हैं, लेकिन हमें पालिका चुनाव में मतदान करने से वंचित किया जा रहा है। जी, हम लोग यहाँ 10 साल से रहते हैं और हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर हमें वोट देने से वंचित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बाहरी लोग हैं, तो इस वजह से अब हम वोट नहीं दे पा रहे। हमारे वोटर लिस्ट में भी नाम है। हम जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि हमें वोट देने से वंचित न किया जाए। पालिका के कुछ वार्डों में नाम विलोपन के आपत्तियाँ विगत कैंप्स में प्राप्त हुई थी, जिस क्रम में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा तहसीलदार अल्मोड़ा और पालिका को जांच के निर्देश दिए थे। और वर्तमान में एक वार्ड जो रामचला वार्ड है, उसमें तहसीलदार महोदया द्वारा और पालिका की टीम द्वारा आपत्तियों का परीक्षण किया गया और जो आपत्तियां हैं उसको एक एक करके डोर टू डोर जाके क्रॉस चेक किया गया है। उसकी विस्तृत रिपोर्ट अभी बनाई जा रही है और वो जिलाधिकारी महोदय को, यानी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महोदय को सौंपी जाएगी। ये एक प्रक्रिया है, ये कभी भी जो निर्वाचक सूची बनती है, मतदाता सूची बनती है, तो उसमें एक ड्यू प्रोसेस से आपत्ति की जाती है और उसकी जांच भी की जाती है। और जब भी इस तरह की मतदाता सूचियां बनती हैं तो इस तरह के प्रकरण आते हैं, उसमें जांच उपरांत ही नियमानुसार कार्रवाई। हल्द्वानी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ बिजली की कटौती और पेयजल किल्लत सहित कैंची धाम में लगने वाले मेले के संबंध में तैयारियों को लेकर बैठक ली। इस दौरान अधिकारियों को पूरी तत्परता से यातायात और पर्यटन सीजन की समस्याओं के समाधान खोजने के निर्देश दिए गए। योजना बनाए और फिलहाल शॉर्ट टर्म जो अभी तत्कालिक जो परेशानी है, उस परेशानी से हमने कहा है कि उसका रास्ता निकाला जाए, जिससे कि लोगों को दिक्कत न हो। और उसके अलावा दीर्घकालिक योजना पर काम होगा और उसमें UPCL और फिटफुल दोनों ही मिलकर इस पर काम करेंगे, जिससे कि जो है जो नए जो बिजली घर बनाए जाने उन पर भी काम होगा। और सब स्टेशन इत्यादि जो हमने कल भी मैं इसमें एग्जीक्यूट करूँगा और आज देहरादून में प्रातःकाल यहाँ आने से पहले इस संबंध में मैंने सारे दिशा निर्देश ऊर्जा सचिव को और ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारियों को दिए हैं और हमारा प्रयास हो कि जल्दी से जल्दी सब लोग मिल पाए। लेकिन चूँकि चुनौती है और ये समस्या थोड़ा सा इस प्रकार की है कि एकदम से जो है उसका ये नहीं कह सकते कि सबके हाथ में ही है, और क्योंकि परेशानी न हो कहा है कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं। व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ आने से पहले जो है बद्रीनाथ जी से आ रहा हूँ और वहाँ पर बिल्कुल स्मूथ रूप से दर्शन हो रहे हैं और अनेक श्रद्धालुओं से, तीर्थयात्रियों से मैंने खुद भी आज बातचीत की है और देश के अनेक राज्यों से आए हुए जो तीर्थयात्री श्रद्धालु हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। और देखिए, जो भी तीर्थ यात्रा में आता है ये मान के कि ये तीर्थ यात्रा है, ये हमारी धार्मिक यात्रा है। हाँ, ये जरूर है कि अन्य यात्राओं के कंपेरिजन में अगर इस यात्रा की हम बात करें तो ये यात्रा थोड़ा कठिन यात्रा है। ये जैसे केदारनाथ की भी यात्रा है तो 20 किलोमीटर लगभग पैदल जाना होता है, यमुनोत्री 6 किलोमीटर पैदल जाना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि पिछले दिनों, शुरुआत के दिनों में यात्री पिछले सालों की तुलना में दुगने से ज़्यादा वहाँ पहुँच गए थे। सभी के दर्शन हो गए, सभी लोग व्यवस्थित तरीके से भी चले गए, 4 धामों की भगवान की कृपा से। हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि जो भी तीर्थयात्री आ रहे हैं सुरक्षित आएँ तो सुरक्षित यहाँ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने नैनीताल जिले के सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करी और नैनीताल जिले में जो विकास के काम चल रहे हैं उन सभी को कहीं ना कहीं यहां पर उनको जाना और तमाम तरीके से विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो विकास कार्य नैनीताल जिले के अंदर कराए जा रहे हैं वो समय सीमा के साथ पूरे कर लिए जाएँ और तमाम तरीके से जो अन्य योजनाएँ हैं नैनीताल जिले समेत जो कुमाऊँ की योजनाएँ हैं विकास पर, उन सभी योजनाओं को कहीं ना
कहीं यहाँ पर अधिकारियों के बीच में रखा और अधिकारियों से यहाँ पर लगातार उन सभी कामों को लेकर चर्चा की गई। और वहीं पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में भ्रमण का काम करते हैं और लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, अधिकारियों के बीच में जाते हैं, तो वही काम वो आज हल्द्वानी में करते हुए नजर आए। और जहाँ पर अभी हल्द्वानी के अंदर कुछ कार्य ऐसे हैं जो अभी विकास के कार्य जो लगातार किए जा रहे हैं, उन जगह जाकर के उनके द्वारा निरीक्षण भी किया करने की बात यहाँ पर आ रही है। और साफ तौर से अधिकारी को निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कामों में अनियमितता ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। और साथ ही तमाम तरीके से जो अन्य चारधाम यात्रा की बात की जाए या जो गर्मी में पानी और यहाँ पर जो लाइट ना आने को लेकर के उत्तराखंड के अंदर जो अलग अलग स्थान है वहाँ पर जो दिक्कत लोगों को हो रही है उसको लेकर भी उन्होंने जवाब यहाँ पर दिया कि पूरी तरीके से उत्तराखंड सरकार हर विभाग में यहाँ पर काम लगातार उनकी तरफ किया जा रहा है, लोगों को असुविधा ना हो और साथ ही चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो उसको लेकर लगातार यहाँ पर सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। पूरी मॉनिटरिंग खुद यहाँ पर पुष्कर धामी कर रहे हैं। तो साफ तौर से आज जो बैठक में यहाँ पर जिलाधिकारी नैनीताल की बात की जाए, कुमाऊं कमिश्नर की बात की जाए और जो सभी आला अधिकारी थे वो पहुँचे थे और लगातार उनके द्वारा जो यहाँ पर काम किए जा रहे हैं उनके विभागों में उन सभी का लेखा जोखा उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा और यहाँ पर जो कामों को लेकर उनकी तरफ से जानकारी दी गई। अमित चौधरी, ANB न्यूज़, हल्द्वानी। बढ़ती गर्मी में लोगों को अनेक प्रकार की शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून के दून अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसमें पेट की समस्या से संबंधित मरीज अधिक देखने को मिल रहे हैं। इस बात को लेकर दून अस्पताल के MS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि बढ़ती गर्मी के चलते दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन के साथ ही सामान्य बुखार आना जैसे लक्षण लोगों में देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हालांकि OPD में मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर हुआ है, फिर भी अस्पताल में अभी कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। हाँ देखिए, बिल्कुल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है तो ऐसे में पेट खराब के मामले जिसमें उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन के मामले और एक जनरल बुखार जो मलेरिया या डेंगू के हो सकते हैं, हालांकि वो मरीज हमारे पास नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह के बुखारों के मामले देखने में आते हैं। लेकिन अभी तक मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। ज़रूर थोड़ी OPD बढ़ी है लेकिन अभी तक भी अलार्मिंग नहीं है। बाकी इसके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि हमारा पूरा अस्पताल इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए OPD और IPD में पूरी तरह तैयार है। आप लोग के माध्यम से मैं पूरी पब्लिक से भी अपील करना चाहूँगा कि गर्मी है, गर्मी में आप अगर सिर्फ जानकारी आपको रहेगी तो आप बचे रहेंगे। इसमें एक तो पानी की मात्रा शरीर में बनाए रखें, बार बार पानी, नींबू शिकंजी, मट्ठा, छाछ वगैरह पीते रहें जिससे शरीर में एक पानी की मात्रा बनी रहे। बहुत ज़्यादा तला भुना खाना या गरिष्ठ खाना जिसे बोलते हैं या फिर फास्ट फूड, इन सबको खाने से बचें क्योंकि ये पेट खराब भी कर सकते हैं। दूसरा, ये डिहाइड्रेशन भी आपके लिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। इनको पचाने के लिए पानी की काफ़ी मात्रा चाहिए। प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी के चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस बात पर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि हीट वेव की स्थिति मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी बनी हुई है और देहरादून में मई महीने में 43.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड भी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पिछला रिकॉर्ड मई महीने का पार हो चुका है और अगले दिन से लाइट से मॉडरेट रेन एक्टिविटी पहाड़ी क्षेत्र में दिखाई देगी और 1 या 2 मैदानी क्षेत्रों में रेन एक्टिविटी होने की भी संभावना जताई गई है। में आज भी बनी हुई है और हिल्स में देखें तो कुछ जगहों तक वहाँ पर भी है। आज देहरादून का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया मई मंथ का अगर बात कर लें तो आज 43.2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है और इसने जो पिछले रिकॉर्ड को उसको भी पास कर दिया है। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड था देहरादून का मई मंथ में मैक्सिमम टेम्परेचर का वो 43.1 डिग्री सेल्सियस का था। तो आज 0.1 डिग्री सेल्सियस जो है पिछले रिकॉर्ड को पास करते हुए इतना उससे अधिक जो है वो आज नापा गया है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ का जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी क्रॉस हुआ है। हालांकि ठीक है, थोड़ा मार्जिनली है परंतु क्रॉस तो हुआ है। 0.1 डिग्री सेल्सियस आज जो है पिछले रिकॉर्ड से वो ज़्यादा है। तो कल भी आप देखेंगे जो हीट वेव कंडीशन है मैदानी क्षेत्रों में कुछ जगहों तक में मिलेंगी। हालांकि कल से जो है लाइट से मॉडरेट रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों में हमारे हिल्स में मिलेंगी और प्लेन्स में भी इक्का दुक्का जगहों में इसके मिलने की संभावना है और परसों भी करीब एक्टिविटी इसी तरह रहेगी और आगे भी 4, 5, 6 तारीख में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कुछ जगहों तक में मिलने की संभावना है। तो इस तरह से देखें तो टेम्परेचर जो हीट वेव कंडीशन है कल के बाद वो ख़त्म होनी चाहिए, ऐसी संभावना दिखती है। लेकिन
फिर भी ये है कि जो कल तक जो है जो हीटवेव कंडीशंस वो बनी रहेगी, तो लोगों को प्रिकॉशन। एनजीटी के निर्देश पर नगर निगम ने नदी किनारे बसते 79 अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, लेकिन अब इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। इस बात को लेकर देहरादून के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा प्रमाण पत्र दिखाए गए थे, जिसके बाद उन्हें कार्रवाई से बाहर किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि शेष पर कार्रवाई जारी थी, जिसमें से 54 अतिक्रमण पर कार्रवाई हो चुकी है और 20 लोगों द्वारा अपने कागजात दिखाए जा रहे हैं, जिस पर विचार कर अग्रिम सत्यापन के बाद जो उचित होगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारे द्वारा 89 अतिक्रमण आइडेंटिफाई किए गए थे, जिसमें लोगों को आपत्ति रखने का अवसर दिया गया था। हमारे पास लगभग 30-32 आपत्तियां प्राप्त हुई थी, जिनका परीक्षण करके 15 आपत्तियों को स्वीकार किया गया था और उसके उपरांत 74 अतिक्रमण हमारे पास रह गए थे कार्रवाई करने हेतु। इसमें से 54 पर हमारे द्वारा कार्रवाई कर दी गई है। शेष 20 अतिक्रमण में 20 के 20 लोगों के द्वारा पुनः आपत्ति हमारे यहाँ पर दी गई है, जो कि बारीघाट और बॉडीगार्ड कॉलोनी के हैं। उन आपत्तियों में कुछ का परीक्षण कर लिया गया है, कुछ का परीक्षण भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जा रहा है और कुछ में कुछ संस्थाओं से बातचीत की जानी है, जिसमें गैस एजेंसीज हैं, बैंक्स हैं, तो उसका परीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। जैसे ही परीक्षण पूरा हो जाता है, हमारे द्वारा शेष बचे हुए अतिक्रमण पर भी कार्रवाई प्रारंभ कर। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बुलेटिन में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। खटमा क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं प्रशासन इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। गौरतलब है कि उम्र खुर्द में मिट्टी खनन माफिया रात के अंधेरे में लगातार अवैध मिट्टी खनन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। यहां तक कि उम्र खुर्द में विधायक निधि से 3,50,000 की लागत से बनी पुलिया भी अवैध मिट्टी खनन माफियों ने ट्रैक्टर ट्राली से ठोकर मार तोड़ डाली है और भी मिट्टी खनन माफिया ने नहर के तटबंध में भी तोड़ की है। किन क्षेत्रों में चल रही है ये मैं जानकारी कराऊंगा और अवैध रूप से मिट्टी का खनन न होने पाए ये भी सुनिश्चित कराऊंगा। और जहां परमिशन दी गई है, जहां पर NHI की सड़कों के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, कुछ परमिशन मुख्यालय स्तर से दी गई है, कुछ परमिशन नदियों के ड्रेजिंग के लिए भी दी गई है। इनके अलावा अगर कहीं कोई अवैध खनन पाया जाएगा तो मैं संबंधित SDM और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश जारी करूंगा कि देखें और ऐसे इलीगल प्रदेश सरकार को खनन से सबसे ज्यादा अधिक राज्यों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को कुमाऊं के सबसे बड़ी गौला नदी, नंधौर और शारदा नदी से खनन सत्र समाप्त होते ही फावड़े व बेलचों की खनखनाहट भी बंद हो गई है। इस बार खनन कार्य से सरकार को भी भारी भरकम राज्यों से प्राप्ति हुई है। बात गौला नदी की करें तो इस बार सरकार द्वारा 42.44 लाख घन मीटर खनन निकासी का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष में 41.40 लाख घन मीटर की अब खनिज की निकासी हुई है, जहां सरकार को करीब 127 करोड़ 30 लाख की राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। गौला और नंधौर नदी का जो FC क्लियरेंस था 31 मई तक का था, तो जिसके कारण से कल नदी बंद हो गई है। गौला नदी में इस वर्ष 41 लाख घन मीटर माल निकला है और नंधौर नदी में 7,65,000 घन मीटर माल निकला है। अब चूँकि नदी बंद हो गई है, जितने भी नदियों के रास्ते थे उनको काटने के निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है, जिससे कि कोई भी अवैध खनन इस बीच में ना हो पाए, वो किया जा रहा है। सर, मंत्री सत्र देखते हुए अवैध खनन की ज़्यादा शिकायतें पाल रही है, इसके लिए क्या कोई टीम तैयार करना है? जी देखिए, नदी के जो हमारे रास्ते हैं उनको तो हम काट रहे हैं ताकि उन रास्तों के माध्यम से अवैध खनन ना हो सके। इसके अतिरिक्त कई रास्ते ऐसे हैं जहां पर मानसून के समय खतरे की संभावना होती है, तो उसके लिए हमारे डिवीज़न में सुरक्षा दल गठित है। उसके अतिरिक्त रेंज के जो स्टाफ हैं उनको भी लगातार गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं कि वो गश्त करते रहें और कहीं भी अवैध अगर खनन का प्रकरण सामने आता है तो संबंधित वाहन हो या व्यक्ति हो उसके विरुद्ध वन अपराध दर्ज करें। और
चारधाम यात्रा के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों के आने के संकेत को देखते हुए परिवहन विभाग चारधाम यात्रा मार्गों पर ई चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारियों में जुट चुका है। इस बात को लेकर आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि चारधाम यात्रा के अलावा प्रदूषण से भी निजात पाने के लिए ई चार्जिंग सिस्टम बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस सिस्टम के तहत रुड़की से लेकर उत्तराखंड की चारों धाम के मार्गों पर हर 40 से 45 किलोमीटर के दायरे में कुल 28 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है। देखिए, उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा है, परिवहन विभाग की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल इस मार्ग पर चलें, जिससे कि प्रदूषण की जो समस्या है उससे भी निदान मिल सके। उसके लिए पूरा ई चार्जिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है और ये सिस्टम रुड़की से लेकर यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर हर जगह इस्टेब्लिश किया जा रहा है। हमारे पास 28 चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। हर 40 से 45 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। स्टेशन इस्टेब्लिश हो चुके हैं, वहाँ पर जो इक्विपमेंट लगने हैं वो लग चुके हैं, उनमें बिजली का कनेक्शन हो चुका है, उनका ट्रायल रन चल रहा है। ट्रायल रन होने के बाद उनका उद्घाटन कर ऐप के माध्यम से इनका संचालन शुरू किया जाएगा और एक मिनिमम दर पर गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसमें यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण को अब दोबारा शुरू किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के डीजी सूचना बंसीधर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, जिसे देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन ऋषिकेश और हरिद्वार से 1500 यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया, तो कुल मिलाकर प्रतिदिन 3000 यात्री पंजीकरण कराकर चारधाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत में चूंकि भीड़ हो गई थी और ट्रैफिक का दबाव हो गया था, तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी, तो उसमें तय किया गया था कि कमिश्नर गढ़वाल और आईजी गढ़वाल उसका समीक्षा कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अनुमति दी जाएगी। तो कल आयुक्त महोदय के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए कि 1500 लोग प्रतिदिन ऋषिकेश से और 1500 लोग प्रतिदिन हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो कुल 3000 लोग चारधाम की यात्रा पर दोनों जगहों से हर रोज़ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम की यात्रा पर